जय हिंद फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि ठीक हैं। मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने चैनल एनसीसी ऑलराउंडर में। सबसे पहले आप लोग अगर हमारे चैनल एनसीसी ऑलराउंडर को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको एनसीसी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और स्टडी मटेरियल भी मिलती रहे। तो अब पहले शुरू करते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जो कि एनसीसी से रिलेटेड है और हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वो ये सर्टिफिकेट का हो, बी का हो या सी का हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना और किसी के बात किए। तो यहाँ पे आप पहला क्वेश्चन देख सकते हैं कि ड्रिल का उद्देश्य क्या है, व्हाट इज एम ऑफ ड्रिल। ठीक है, तो ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहला जो पूछ रहा है क्वेश्चन, तो इसमें 4 उद्देश्य होते हैं मेनली। आत्मविश्वास बढ़ाना, ठीक है। अब देख लीजिए कुछ लोगों में जो जिसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होता, वो कहीं पे बात करते हैं तो इसे मुँह लटकाए खड़े रहते हैं, ठीक है, इधर उधर। तो ये सब चीज़ें हमको एनसीसी से के थ्रू सीखने को मिलती है, और इसीलिए जो व्यक्ति या जो कैडेट, जो स्टूडेंट्स एनसीसी को अपने स्टडी में शामिल करता है, तो वो थोड़ा डिफरेंट होता है और लोगों से। तो ये हो गया आत्मविश्वास बढ़ाना। दूसरा, अनुशासन की भावना उत्पन्न करना। आचरण, चुस्ती, फुर्ती, प्रतीत एवं शारीरिक बनाव में सुधार। मतलब एक अजीब टैलेंट हमको मिल जाता है एनसीसी करने के बाद में। फिर उसके बाद में चौथा है आदेशों के तत्काल एवं निर्विवाद आज्ञा पालन के गुण का विकास। ठीक है, यह हो गया पहला क्वेश्चन का आंसर। फिर यहाँ पे ये देखिए एक मॉडल पेपर है हमारे पास, तो मैं उसी से क्वेश्चंस जो है आपको दे रहा हूँ, उसका आंसर कवर कर रहा हूँ। लेकिन मैं केवल 10 ही क्वेश्चंस यहाँ पे बात करूँगा, 10 क्वेश्चन को लेकर के। बाकी हम अगले वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबी हो जाती है और आप लोग थोड़ा बोरिंग महसूस करने लगते हैं। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो पढ़ने बैठते हैं, वीडियो देखते हैं, थोड़ा बहुत देखे, फिर खाने चले जाते हैं, सोने चले जाते हैं, तो उनका दिल अलग ही थोड़ा लगा रहता है। तो इसलिए वीडियो थोड़ा लंबा ना हो, इसलिए हम 10 क्वेश्चन को ही कवर करेंगे इस वीडियो में। तो यहाँ पे रिक्त स्थान भरने के लिए कह रहा है, यहाँ पे देख लीजिए आप लोग। तो इसमें जो है आपको पहला कोई जो है यहाँ पे कह रहा है खुली लाइन चल में कदम लिए जाते हैं, यानी कितने कदम लिए जाते हैं। तो एक सही 1/2, ठीक है, मतलब 1 सही 1/2। तो मतलब इसका क्या हुआ कि 1.5 कदम, ठीक है। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये 1.5 कदम लिए जाते हैं खुली लाइन चाल में। फिर आगे और पीछे केवल कदम चलने की अनुमति होती है, मतलब कितने, तो 1 कदम, ठीक है, 1 कदम चलने की अनुमति होती है यहाँ पे। ठीक, उसके बाद में विश्राम की स्थिति में दोनों एड़ियों के बीच की दूरी होती है। यहाँ पे आंसर दिया हुआ है, ये आप लोग देख सकते हैं, वीडियो स्किप करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो ये 12 इंच होती है, यहाँ पे 12, ठीक है। विश्राम की स्थिति में जब होते हैं तो एड़ियों के बीच की दूरी 12 इंच होती है। फिर परेड में कदम के बाद थम के जाता है। परेड में कितने कदम चलने के बाद में, तो 15 कदम के बाद थम के जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद में डबल मार्च में कदम की लंबाई होती है। तो डबल मार्च में कदम की लंबाई 40 इंच होती है, 40, ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ पे नीचे दिया हुआ है रिक्त स्थान भरने के लिए ही कह रहा है। तो यहाँ पे देख लीजिए कौन कौन से क्वेश्चन हैं। ये रिक्त स्थान वाला कभी कभी वैसे भी पूछ सकता है कि तेज चल में कितने कदम होते हैं, या विश्राम में कितने, विश्राम की स्थिति में कितने दूरी होते हैं एड़ियों के बीच में, तो ये सब पूछ सकता है वैसे भी। तो लेकिन यहाँ पे रिक्त स्थान में पूछा है। फिर उसके बाद में रिक्त स्थान वाले में पूछ रहा है, यहाँ पे आधा दाहिने मुड़ में स्क्वायर डिग्री पर मुड़ता है, तो 45 डिग्री पर, ठीक है। तेज चल में 2 कैडेट्स के बीच की दूरी इंच में होती है, कितनी, तेज चल में 2 कैडेट्स के बीच की दूरी 45 इंच होती है। ये आंसर नीचे दिया हुआ है। दाहिने सज में स्क्वायर इंच का 1 कदम आगे बढ़ाती है, तो कितने, 15। फिर सावधान की स्थिति में अंगूठों के बीच का कोण डिग्री होता है 30, ठीक है, 30 डिग्री होता है। फिर पीछे मुड़ में स्क्वायर डिग्री पर मुड़ती है 180 डिग्री पर, ठीक है। 180 डिग्री पर हम टर्न होते हैं जब पीछे मुड़ की कार्यवाही करवाते हैं हमारे पीआई स्टाफ या हमारे सीनियर्स, तो 180 डिग्री पर हम टर्न होते हैं। फिर उसके बाद में चौथा क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है कि सलामी देते समय किन बातों का ध्यान रखा जाता है। जब सलामी दिया जाता है तो उस समय हमको क्या मतलब ध्यान रखने वाली बातें होती हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, दाहिने हाथ को चुस्ती से गोलाई में घुमाते हुए, ठीक है। अब हम थोड़ा इसको प्रैक्टिकली एक वीडियो बनाएंगे तो उसमें दिखाएंगे आप लोग, तब तक आप इसको थोड़ा समझने की कोशिश करिए कि दाहिने हाथ को चुस्ती से गोलाई में घुमाते हुए मस्तक के पास लाएं। ध्यान रखें कि सभी उंगलियां परस्पर सीधी मिली हुई हों, सीधी हों और आपस में सटी हुई हों, पूरी खुली हो तथा उंगलियां कलाई और कोहनी एक सीधी रेखा में हो, ठीक है। फिर यहाँ पे दूसरा जो है, तर्जनी उंगली का सिरा दाहिने आँख की भौं के मध्य के निकट हो, हाथ को कुछ क्षण का निश्चित विराम दें, हाथ को चुस्ती से सीधा नीचे गिराएं और सावधान की मुद्रा में आ जाएं। ये वैसे नहीं समझ पाएंगे आप लोग, हम प्रैक्टिकली करके ये सब बताएंगे कि सलूट कैसे दिया जाता है।
लेकिन अभी आप लोग ऐसे देख लीजिए। फिर उसके बाद में यहाँ पे 5वां क्वेश्चन जो है, राष्ट्रीय सैल्यूट दिया जाता है। राष्ट्रीय सैल्यूट किसे दिया जाता है? तो राष्ट्रीय सैल्यूट 3 लोगों को दिया जाता है। राष्ट्रीय ध्वज को, ठीक है, राष्ट्रीय ध्वज को दिया जाता है। उसके बाद में भारत के राष्ट्रपति को भी राष्ट्रीय सैल्यूट दिया जाता है और राज्यों के गवर्नर को यानी राज्यपाल को दिया जाता है राष्ट्रीय सैल्यूट। फिर उसके बाद में यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन है, क्या कह रहा है देख लीजिए। तो आपका छठा क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, सावधान की स्थिति में किन बातों का ध्यान रखा जाता है? मतलब सावधान जब हम होते हैं तो उसमें ध्यान रखने वाली बातें कौन कौन सी होती हैं या देखने वाली बातें कौन कौन सी होती हैं? तो शरीर एकदम सीधा स्थिर किंतु अकड़ा हुआ ना हो, ठीक है, ये नहीं कि एकदम टाइट, मतलब सीधा हो, फिर सिर ऊपर हो, ठीक है, आंखें एकदम सामने सीधे देखते हुए स्थिर हो, 100 मीटर की दूरी पर हो, इसमें नहीं लिखा है लेकिन हम एक्स्ट्रा बता दे रहे हैं। ठोड़ी सीधी खड़ी, ठीक है, गर्दन सीधी कॉलर को भरते हुए, मतलब कॉलर टच होना चाहिए आपके गर्दन में। फिर कंधे वर्गाकार और नीचे की ओर खींचे हुए हो, कंधे वर्गाकार होना चाहिए और नीचे खींचे हुए, मतलब नीचे की तरफ, ऊपर नहीं ऐसे। फिर सीना उठा हुआ हो, ठीक है, दोनों हाथ शरीर के साथ पैंट की सिलाई के से पीछे सटे हुए हों, मतलब जो आपका हाथ नीचे रहता है उसमें कहीं गैप ना हो, एकदम लॉक हो, कोहनी सीधी, उंगलियां आधी मुट्ठी बांधे हुए व अंगूठा सामने की ओर हो, ठीक है, ये हो गया। फिर आपका यहाँ पे जो 8वां है, घुटने सीधे हों और शरीर का वजन दोनों पाँवों पर समान हो, ठीक है, मतलब घुटने एकदम सीधे हों, शरीर का वजन दोनों पाँवों पर हो, ये नहीं कि एक पैर के बल पे आप खड़े हो गए हीरो बन के, ऐसा नहीं होता है, सावधान में, ठीक है। फिर यहाँ पे 9वां जो होता है, दोनों एड़ी मिली हुई व पंजे परस्पर 30 डिग्री के कोण पर हों, ठीक है, पंजे के बीच का जो गैप है वो 30 डिग्री होनी चाहिए। फिर उसके बाद में यहाँ पे 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो 7वां क्वेश्चन आपको कह रहा है कि राइफल से गोली चलाने की कार्यवाही का अनुक्रम लिखें। तो सबसे पहले इसमें देखिए लक्ष्य की स्थिति, मतलब राइफल से जब गोली चलाया जाता है तो कार्यवाही का अनुक्रम, मतलब क्या क्या चीज़ें फॉलो किया जाता है इसमें। जब हम फायरिंग के दौरान फायरिंग रेंज पे जाते हैं तो उसमें हमको क्या क्या देखना रहता है। तो सबसे पहले लक्ष्य की स्थिति, एमिंग, लक्ष्य के निशाने पर आने पर ट्रिगर का प्रथम दबाव डालें, ठीक है। फिर श्वास नियंत्रण, अब ये नहीं कि एकदम आप सांस लिए जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना है, श्वास पे नियंत्रण करना है। ब्रीदिंग कैसे करना है आपको वहाँ पे बताते भी हैं। तो लक्ष्य पर निशाना लगाने से पहले श्वास को काबू में करना चाहिए। जब 4 साइड लक्ष्य पर आ जाए तो श्वास धीरे धीरे छोड़ना है, नहीं सर से बाबा रामदेव की तरह छोड़ देना चाहिए, ठीक है, ऐसे नहीं। तो गोली चलाना, अब फायरिंग कैसे करना है? सही निशाना लक्ष्य पर आते ही ट्रिगर पर दूसरा दबाव डालना चाहिए। गोली चलाने के लिए या 2 सेकेंड तक उंगली और सिर को यथावत बिना हिलाए रखना चाहिए। मतलब आप हरकत ना करें फायरिंग के समय कि इधर उधर कुछ चीज़ दिखा बस उधर ही देखने लगे, ऐसा नहीं करना चाहिए। आप एकदम कंसंट्रेट हो अपने टारगेट पर, ठीक है। गोली चलाते समय आप ना तो सिर को हरकत ज़्यादा देना है, फिर ब्रीदिंग सही से करना है और ये सब चीज़ों को ध्यान रखना है। फिर अनुगमन, फॉलो थ्रो, ठीक है। अनुगमन क्या है यहाँ पे देखिए, जब गोली बैरल से बाहर न निकले तब तक निशाना और पकड़ बनाए रखना चाहिए। गोली के लक्ष्य पर लगने तक इसी प्रकार उसका अनुगमन करना चाहिए, ठीक है। मतलब जब तक फायरिंग ना हो जाए तब तक इन सब चीज़ों को ध्यान रखना है। फिर 8वां क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है? 8वां क्वेश्चन कह रहा है लक्ष्य निर्धारण के नियम क्या हैं। लक्ष्य निर्धारण मतलब टारगेट पे कैसे केंद्रित करें ध्यान, तो ये सब चीज़ें, ये लक्ष्य निर्धारण क्या है यहाँ पे पूछ रहा है। तो लक्ष्य निर्धारण यहाँ उत्तर दिया हुआ है, लक्ष्य पर दृष्टि केंद्रित करें जिससे कि आँख के रेटिना पर उसका एक स्पष्ट चित्र बन सके और आप लक्ष्य का केंद्र पा सकें। इसके बाद आंखें फोरसाइट पर केंद्रित करें। पहले तो आपको जो विपन ट्रेनिंग होता है उसके लिए मैं वीडियो एक बनाऊंगा, तो उसमें आपको ये फिर जानना ज़रूरी है कि ये फोरसाइट क्या है, मतलब पार्ट्स क्या है राइफल के, कौन कौन से पार्ट्स के क्या नाम है, वो आपको जाना जरूरी है, नहीं तो तब तक आप इन सब चीज़ों को समझ नहीं पाएंगे। फिर उसके बाद में राइफल को सही ढंग से पकड़ें और सीधी रखें, ठीक है। बाई आंख बंद करें और फोरसाइट पर दृष्टि केंद्रित करें। फिर बैक साइड यू से फोरसाइट को देखें, मतलब जो बीच में यू कट होता है वो यू कट होता है वहाँ पे, फिर आगे जो बैरल होता है वहाँ पे फोरसाइट होता है, ठीक है। तो उसको देखें, या इसके मध्य में दिखाई देनी चाहिए, इसके बीच में एकदम दिखाई देनी चाहिए जो यू कट होता है। आप लोग जब फायरिंग करेंगे तो वहाँ पे बताया भी जाएगा, क्योंकि ये सब चीज़ें जो होती हैं प्रैक्टिकली ज़्यादा समझ में आती हैं। थ्योरेटिकल तो आपको लिखना पड़ता है वहाँ पे, लेकिन जब आप प्रैक्टिकली कर लेंगे तो थोड़ा सा आपको और समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, इसको स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़ लें, समझ लें। फिर यहाँ पे ये ज़्यादातर क्वेश्चन हमारे ख्याल से हैं, यहाँ पर 10 क्वेश्चन तक ही बात करेंगे हम, 10 क्वेश्चन तक ही बात करेंगे। तो यहाँ पे 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लीजिए। 9वां क्वेश्चन कह रहा है एक अच्छे निशानेबाज की क्या गुण है, ठीक है। मतलब एक फायरर के क्या गुण है, तो अच्छा निशाना बांधना, राइफल पर अच्छी पकड़, अच्छा ट्रिगर पर चालन। इसको आप हाइट से भी याद कर सकते हैं। 1 मिनट, हाइट, ठीक है। ये एक ट्रिक है होल्डिंग, H फॉर होल्डिंग, A फॉर एमिंग, T फॉर ट्रिगर ऑपरेशन, ठीक है। हाइट से याद कर सकते हैं इसको, ये उसके गुण हो गए, ठीक है।
फिर उसके बाद में राइफल को तोड़ करना और मैगजीन्स को चार्ज करना, इन दोनों बातों में क्या अंतर है। 10 क्वेश्चन तक ही बात करेंगे, हम आपको पहले बता चुके हैं। फिर अगले वीडियो में ट्राई करेंगे, फिर दूसरा पार्ट बनाएंगे इसका तब। फिर यहाँ 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि राइफल को लोड करना और मैगजीन को चार्ज करना, इन दोनों बातों में क्या अंतर है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं उत्तर दिया हुआ है। जब राइफल के चैम्बर में राउंड होता है, राउंड को मतलब जब उसमें जो होता है गोली होती है, ठीक है, तो यह स्थिति राइफल के लोड होने की होती है, मतलब वो उस समय कह सकते हैं कि राइफल लोड है। जब सभी राउंड मैगजीन में होते हैं तो यह स्थिति मैगजीन के चार्ज होने की होती है, मतलब जब सभी राउंड मैगजीन में होते हैं तो उस समय कहेंगे कि मैगजीन के चार्ज होने की स्थिति होती है, ठीक है। लेकिन जब राइफल के चैम्बर में राउंड होता है तो यह स्थिति राइफल के लोड होने की होती है, ठीक है। ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आई होंगी। आप इसको रिपीट करिए, जो चीज़ समझ में ना आए कमेंट करिए, और हमारे चैनल एनसीसी ऑलराउंडर को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे, एनसीसी से रिलेटेड और स्टडी मटेरियल मिलता रहे, जो भी वीडियो डालें आप लोगों तक पहुंच जाए। और आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे कि हमको मोटिवेशन मिले और हम इस तरीके की वीडियो बना पाएँ आप लोगों के लिए। तो मिलते हैं और अगले नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।